जानकारी के मुताबिक दुकानदार ने कचरा जलाया, जिसकी चिंगारी पास की दुकान में चली गई और इससे पास की दुकान जलकर खाक हुई है। अफरा तफरी का माहौल देखा गया। डूंगरपुर शहर में सबका जननी अस्पताल में एक महिला की डीएनसी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बांसवाड़ा में देवगढ़ पेट्रोल पंप के पास दो बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हुई, 3 युवक घायल हुए हैं। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसलों को कीटों से बचाएगा ट्राइकोग्रामा कार्ड। अलसी का बीज उत्पादन करके कमाएं अच्छी आय। आजकल फसलों में कीट नियंत्रण के लिए समेकित विधि की बात की जा रही है, क्योंकि केवल रासायनिक नियंत्रण से जहां एक ओर कीटों में रसायनों के प्रति सहनशीलता बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर ये रसायन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अब किसान ट्राइकोग्रामा कार्ड से भी कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो क्या है ट्राइकोग्रामा कार्ड और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, बता रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार। ट्राइकोग्रामा एक सूक्ष्म ततैया है जो कि अपने दुश्मन कीट के अंडे में अपना अंडा देकर या इसका मादा, इसका नर जो है वो भक्षण करता है अपने शत्रु कीट के अंडों का। बहुत ही बढ़िया है। ये लक्षित कीट पे ही आक्रमण करता है, बिना लक्षित कीट पे ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ट्राइकोग्रामा अति सूक्ष्म आकार का एक मित्र जीव कीट है, जिन्हें खेतों में आसानी से देख पाना कठिन है, परंतु प्रयोगशालाओं में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इसका बहुगुणन प्रयोगशाला में किया जाता है तथा बाद में इन्हें खेतों में छोड़ दिया जाता है। ये एक प्रकार का अंड परजीवी मित्र कीट है, जो शत्रु कीट के अंडों में अपना अंडा डालकर उन्हें अंडावस्था में ही नष्ट कर देता है और शत्रु कीट के अंडे से इनका मित्र कीट ट्राइकोग्रामा का वयस्क बाहर आता है, जो पुनः शत्रु कीट में अपना अंडा देता है। ट्राइको कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमको कोर्सारा सिफोलोनी का एक जो भंडारगिरी का कीड़ा है उसका अंडा का जरूरत पड़ता है। उसके लिए हम लोग बहुत उत्पादन करते हैं, बड़े पैमाने पर बहुत उत्पादन करते हैं, जिसमें एक बॉक्स में क्या करते हैं कि हम लोग उसको कृत्रिम खाना है वो देते हैं। कृत्रिम खाना में हम लोग देते हैं बाजरा 2.5 किलो एक बक्से में, 150 ग्राम आपका मूंगफली का चूरा, और उसमें हम लोग फिर मिलाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन
आधा ग्राम और ईस्ट एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम प्रति बक्सा, और इन सब को मिला के हम लोग समान भाव से उसको सतह को प्लेन कर देते हैं, और उसके ऊपर कहीं से शुरू में खोजना पड़ेगा कुर्सारा के अंडे को, और उसको किसी प्रयोगशाला से आपको लेना पड़ेगा। और उस अंडे को हम लोग क्या करते हैं, प्रति बक्सा 1 सीसी, जो कि हमारा मेजरिंग सिलेंडर, जो नापने की जो सिलेंडर है, उसमें हम लोग 1 सीसी का 1 ml 1 सीसी के बराबर होता है। तो उसको हम लोग समान भाव से सभी तरफ बॉक्स में छींट देते हैं, और छींटने के बाद आपके जो वातावरण है उसमें ही करीब 40 दिन के बाद अंडे से ततैया बनने लगती है, निकलने लगती है, जिसको कि मैंने पहले दिखाया था। अंडे देने वाले बक्से में उसको रखते हैं संग्रहित कर, और फिर अंडा जब देती है तो उसको फिर हम लोग अंडे को हम लोग झाड़ के साफ करके फिर से कार्ड में चिपकाते हैं। कार्ड में चिपकाने के बाद उसको हम लोग 30 वाट के यूवी लाइट में स्टरलाइज करके, उसको स्टरलाइज करके फिर उसको प्रयोग करते हैं। हम लोग प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें हम लोग मदर कल्चर जो होता है उसको लगाते हैं, जिसमें कि वो परिजीवित हो जाए, और वो तैयार इस तरह से होता है ट्राइकोकार्ड। ट्राइकोग्रामा परजीवी प्रयोग की मात्रा। नाशी जीवों से फसल सुरक्षा हेतु 50,000 ट्राइकोग्रामा केलोनिस प्रजाति से आच्छादित ट्राइको कार्ड को 10 दिन के अंतराल पर छोड़ा जाता है, या 1 से 1.5 लाख परजीवी अंडे 1 हेक्टेयर खेत में छोड़े जाते हैं। पूरी फसल अवधि में 4 से 6 बार ट्राइको कार्ड लगाने की जरूरत पड़ती है। इसका प्रयोग हम लोग धान पे, मक्के पे, गन्ने पे, टमाटर इत्यादि पे करते हैं। धान पे जो करते हैं उसके लिए 2 कीड़ों पे ये होता है, एक तनाबेधक एवं पत्ता लपेटक। तनाबेधक के लिए हम लोग 1 लाख प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं, जिसका कि प्रयोग अगर लक्षण दिखे या अगर पहले से विदित हो कि हमारे यहाँ तनाबेधक लगता है खेत पे, तो रोपा करने के 21 से 22 दिन के बाद आप एक बार जो मात्रा मैंने बताई 1 लाख प्रजीवित अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से उसका प्रयोग करें। 1 सप्ताह बाद पुनः इसको दोहराएं, 1 लाख प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर के दर से इसको दोहराएं। अगर पत्ता लपेटक का प्रकोप है तो ये मात्रा थोड़ा बढ़ जाता है, इसमें 1.5 लाख प्रजीवित अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से हो जाते हैं। 1.5 लाख प्रजीवित अंडे या 8 कार्ड प्रति हेक्टेयर के दर से इसका उपयोग होता है। उसी तरह से मक्के के खेत के लिए अंकुरन के 12वें दिन पे 8 कार्ड प्रति हेक्टेयर या 1.5 लाख अंडा प्रति हेक्टेयर, परजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका प्रयोग करें। और दूसरा 12वें दिन पे अंकुरन के 12वें दिन पे पहला और 22वें दिन पे दूसरा इसका प्रयोग करें। टमाटर में आपका जो फल बेधक कीट होता है, इसका आप प्रयोग पौधे के रोपण के 20 से 25 दिन के बाद आप शुरू कर दें। उसमें 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से इसका प्रयोग होता है, या आप ऐसा कह लें कि 2.5 से 3 कार्ड प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका प्रयोग करें। सप्ताह के अंतराल पे इसको बदलते रहें, क्योंकि ये जब तक फल तोड़ते रहें आप इसका प्रयोग करते रहें। जब फल खत्म हो जाए तब लगाना बंद कर दें, क्योंकि उसका जो इल्ली है वो आपके टमाटर को बर्बाद कर देगा। ट्राइकोग्रामा कार्ड के लाभ। इसे प्रयोग करना बहुत ही सरल है और ये वातावरण के अनुकूल एवं सुरक्षित है। मित्र कीटों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं करता है। यह अत्यधिक न्यूनतम लागत पर शत्रु कीटों का प्रभावी नियंत्रण करता है। इसकी लागत भी कीटनाशक की अपेक्षाकृत कम होती है। ट्राइकोग्रामा प्रजाति का कोई भी विषाक्त प्रभाव मनुष्यों पर नहीं पड़ता है। इसके प्रयोग से लाभदायक कीटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और इसके प्रयोग से कीटों में इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होता है।
इसे 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 दिनों तक रखा जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसका कुछ सावधानियां इसमें रखने वाली है। ये सबसे पहले तो इसको शाम के समय लगाना चाहिए, क्योंकि और लगाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि वो इसमें धूप ना पड़े। दूसरा, आप उसमें परजीवीकरण निकलने की तिथि देख लें और देख के ही डालें। तीसरा, पानी में ना भींगे। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन ऐसे करके लगाएं कि इसमें धूप और पानी के अंदर डूबा हुआ ना रहे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। विश्व स्तरीय कृषि में अलसी फसल का मुख्य स्थान है। किसान भाई अलसी का गुणवत्ता युक्त बीज उगाकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि बाजार में इसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन और उपलब्धता किसी भी फसल की उपज क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक है। अगर किसान भाइयों, आप भी अलसी का बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में समस्त जानकारी लेते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर SB अग्रवाल से। किसान भाइयों, अभी जिन क्षेत्रों में जहां फसल में जहां बोनियां आ गई हैं, यानी फूल निकलने के बाद उसके अंदर दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक अच्छी किस्म से बीज तैयार करने के लिए अलसी में किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। एक पहला नंबर ये कि अवांछित पौधे और दूसरे खरपतवारों की संख्या, और वो खरपतवार का बीज यदि अलसी के साथ मिले हुए होते हैं तो वो आगे चलकर जहाँ भी बोए जाते हैं और वहाँ पर ये नुकसान पहुँचाते हैं। इसको नियंत्रण करने का ये भी तरीका हो सकता है कि उसको काट कर उसको दूर रखना है तो काट कर अलग कर दें और जानवरों को खिला सकते हैं, नहीं है तो जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर दबा दें। बीज उत्पादन में रोगिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। ऐसी अवस्था में जहाँ पर उतेरा किया है या जहाँ पर शुद्ध तौर से अलसी लगाई गई है, जिन किसान भाइयों के पास यदि एक पानी की व्यवस्था है तो बोड़ियाँ यानी जो फल बनाए हैं उस समय एक हल्की सिंचाई कर दें तो निश्चित तौर से दाने और पौधे दोनों ही तंदुरुस्त होंगे। पौधा तंदुरुस्त होगा तो निश्चित तौर से दाना भी अच्छा बनेगा, दाने का आकार अच्छा होगा, दाने का वजन अच्छा होगा और उत्पादन भी हमें अच्छा मिलेगा। एक सिंचाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस अवस्था में वहाँ पानी की कमी होने से दाने का आकार छोटा रह जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है और दाने में वजन नहीं बन पाता, तेल का प्रतिशत कम हो जाता है। ऐसी अवस्था में एक सिंचाई करने से हमें निश्चित तौर से उत्पादन में इजाफा होगा। जो किसान ऐसा देखते हैं कि उनकी बोड़ियाँ या जो ऊपर बड बन गई है उसमें अगर छेद करके किसी तरीके की इल्ली का या कीड़े का प्रकोप दिखाई देता है
या तो छेद करके उसके दाने का रस पी जाती है, खा लेती है, या फिर उसको नुकसान पहुंचाती है। ऐसी स्थिति में उनको नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। मेटासिस्टॉक्स एक दवा है, उसका उपयोग कर सकते हैं। क्लोरोपायरीफॉस है, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये दवाएं ऐसी हैं जो कि नियंत्रण के साथ साथ वो उसमें आने की भी संख्या को कम करेगी, जिससे वहाँ किसी भी प्रकार के दूसरे कीट वहाँ नहीं आ पाएंगे और फसल को नुकसान कम से कम मात्रा में हो पाएगा। जहाँ बोंडियाँ आ गई हैं, यानी फूल निकलने के बाद उसके अंदर दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसी स्थिति में इसमें दो तरीके की समस्याएं आती है। एक रस्ट आता है, पत्तियों पर लाल रंग दिखाई देता है, या किसी तरीके के काले धब्बे दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में उनका नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। सल्फेक्स आता है और उसका अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो इस तरीके की बीमारी का काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाता है और फसल सुरक्षित हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी ये पाउडरी मिल्ड्यू का जहाँ प्रकोप देखा जाता है तो इसमें दो चीज़ हैं। पहला नंबर जो कि गंधक युक्त जो भी फफूंदनाशक है उसका उपयोग करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी अपन उपयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है तो मैंकोजेब, इसका उपयोग हमें स्प्रे के रूप में करें। इसकी प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम से 3 ग्राम भी अगर हम इसका घोल बनाकर स्प्रे करते हैं तो ये निश्चित तौर से नियंत्रित हो सकती है। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिससे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। साथ प्रदेश की सरकार का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इसके आसपास के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिले में 14 मार्च तक शुष्क मौसम रहेगा। 13 मार्च को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। 2 दिनों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता 11 से 38% हो सकती है। हवा की औसत गति 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए किसानों को सलाह है कि फसलों तथा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। वर्तमान मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान सब्जियों और फसलों में चेपा आक्रमण की निगरानी करें। गेहूं में वर्तमान मौसम की स्थिति कवक रोग, पीली रोली के लिए अत्यधिक अनुकूल है। इस रोग से पौधों की पत्तियों और पीले रंग का पाउडर रेखी धारियों के रूप में दिखाई देता है। लक्षण दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल 25 EC या टेबिकोनाजोल 25.9 EC का 1 मिली प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। अगेती और समय पर बोई गई सरसों की कटाई फसल का रंग पीला पड़ने पर करें। बीज बिखराव रोकने के लिए कटाई समय पर करें। जब बीजों में औसतन नमी 12 से 20% हो तब गहाई कार्य करें। जौ में तीसरी सिंचाई बुआई के 100 से 110 दिन बाद करें।
ध्यान रहे कि फूल आने व दाने की दुधिया अवस्था में पानी की कमी रहने पर पैदावार पर प्रभाव पड़ता है। जौ की फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई देने पर क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई पानी के साथ उपयोग करें। जायद मूंग की बुआई मार्च महीने में कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीज का संग्रह करें। सिफारिश किस्में SML 668, जमुनोत्री, गंगा 1। बुआई से पूर्व बीज को फसल विशेष राइजोबियम तथा फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से उपचारित करें। 5 किलो नत्रजन एवं 10 किलो फास्फोरस प्रति बीघा बुआई से पूर्व ड्रिल करें। डाई बैग से पत्तियों पर भूरे बैगनी धब्बे बन जाते हैं। टहनियां ऊपर से नीचे की ओर सूख जाती हैं और सूख कर गिर जाती हैं। इसके नियंत्रण हेतु रोगी भाग की छटाई के बाद ताम्रयुक्त कवकनाशी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP 3 ग्राम या मैंकोजेब 75 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। भिंडी की बुआई के लिए A4, परबनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। वर्तमान शुष्क मौसम और बढ़ते हुए तापमान के अनुसार सब्जियों में चेपा का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए इमिडोक्लोप्रिड 0.25 से 0.5 मिली प्रति लीटर की दर से सब्जी तुड़ाई के बाद छिड़काव करें। मिर्च की फसल के लिए नर्सरी तैयार करें। किस्में पूसा ज्वाला, मथानिया लौंग, पंत C1, G3, G5, पूसा सदाबहार, जवाहर 218, RCH1, अर्का हरिता आदि किस्मों की बुआई करें। बीज दर 1.5 किलो रखें। इससे 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त पौध तैयार हो जाएंगे। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नौसर, जिला बाड़मेर के कृषक सोहन लाल ने। ये अनार के बाग में कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सोहन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अनार के प्रमुख कीटों के बारे में। तो जो सबसे पहला प्रमुख कीट है आपके अनार का, उसका नाम है अनार की तितली। अनार की मादा तितली अनार के पुष्प और बनते फलों पर या फल के पास वाली पत्तियों और तने पर अंडे देती है। अंडे से 7 से 10 दिनों में लट निकलकर बनते हुए फलों में प्रवेश कर जाती हैं, जो कि फलों के अंदर बीजों को खाती रहती है, जिससे फल सड़कर नीचे गिर जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए ग्रसित फलों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें या फिर इन्हें जला दें। साथ ही एक लाइट ट्रैप प्रति एकड़ लगाकर इस कीट की मॉनिटरिंग करें। फलों के पकने से पूर्व बटर पेपर से या मसलिन क्लॉथ से ढक दें। अधिक कीटों का प्रकोप होने पर इंडोस्कार्ब दवा आधा मिलीलीटर या स्पाइनोसाइड 45 SC दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फूल तथा फल बनते समय छिड़काव करें और ये 15 से 20 दिन के अंतराल पर पुनः दोहराएं। दूसरे प्रमुख कीट की अगर बात करें तो अनार में दूसरा प्रमुख कीट है तना छेदक, जिसे हम स्टेम बोरर के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि इस कीट का जो इलिया होती है वो शाखाओं के अंदर छेद बनाकर अंदर चली जाती है और अंदर ही अंदर शाखाओं को खोखला कर देती है और खोखला करने की वजह से वो पीली पड़ जाती हैं और सूख जाती है। अब इसके अगर प्रबंधन की हम बात करें तो अगर कीट का प्रकोप आपको दिख रहा है तो उस अवस्था में जो मुख्य तना है उसके आसपास हमें क्लोरपाइरिफॉस नामक दवा की 2.5 ml प्रति लीटर
आपका घोल बनाकर ड्रेंचिंग कर देनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा अगर उसका प्रकोप आपका हो रखा है तो हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर उसका प्रकोप है उस छेद में आपका डाइक्लोरोवॉस, जिसे कि हम नुआन नाम से भी जानते हैं इस दवा को, उसका 2 ml प्रति छेद में आपका भर देना चाहिए और उस छेद को हमें क्या कर देना चाहिए, आपकी गीली मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। तीसरे प्रमुख कीट की अगर बात करें तो उसको माहू बोलते हैं या जिसे लाही के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसको एफिड के नाम से जानते हैं। तो जो नई शाखाएं होती है या पत्तियां होती है, जो पुष्प होते हैं, उसका ये रस चूसने लगते हैं और इसके परिणाम स्वरूप ये जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो साथ ही साथ इसमें हनी ड्यू का सिक्रेशन देखने को मिलता है और उसकी वजह से इस पर एक फुफुंद लग जाती है जिसे हम शूटी मोल्ड बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी पत्तियों पर इसकी जो परत जमती है उसकी वजह से उसका प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। तो अगर इसके प्रबंधन की हम बात करें तो अगर प्रारंभिक आपका प्रकोप हो रखा है तो हम डायमेथोएट आपका जो दवा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो दर रहेगी वो 2 ml प्रति लीटर पानी में आप इसका घोल बनाकर छिड़क सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा आपका प्रभावित है तो आप इमिडाक्लोप्रिड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 1 ml 3 लीटर पानी में मिलाकर इसको हम छिड़क सकते हैं। चौथा जो प्रमुख कीट है इसका वो है मिलीबग, जिसको हम आपका दहिया या दूधिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि अगर इसका प्रकोप होता है आपके पेड़ों पर तो सफ़ेद मोमी कपास जैसा तत्व देखने को मिलता है और अगर इसका तीव्र संक्रमण हो रहा होता है तो सफ़ेद चूने से जैसे आपके पेड़ को रंग दिया हो ऐसा ये दिखाई देता है। तो इसके प्रबंधन की अगर हम बात करें तो हम इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं या डायमेथोएट आपका छिड़काव कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और कभी कभार आपका बहुत जगहों पर दीमक का प्रकोप भी देखने को मिलता है। तो अगर दीमक का प्रकोप आपको देखने को मिल रहा है तो हम क्लोरपाइरिफॉस नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी के में मिलाकर इसको छिड़काव करा जा सकता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।